हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और लोग ऐसे हैं जो अस्थमा के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और वो जानते हैं कि अस्थमा किस तरीके की बीमारी है और उसमें क्या क्या होता है, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कहते हैं COPD। बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो इसकी बीमारी के बारे में जानकारी रखते होंगे, या बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो ये समझते होंगे कि अस्थमा और COPD एक ही तरह की बीमारी है, लेकिन जो ये दोनों ही बीमारियां हैं ये एक दूसरे से काफी अलग है। दोनों में सेम कुछ लक्षण होते हैं, बहुत समान लक्षण होते हैं, जिसमें कि कफ होना, खांसी होना और सांस लेने में दिक्कत होना या बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना। तो ये दोनों ही डिजीज में इस तरीके के लक्षण होते हैं, लेकिन दोनों ही डिजीज एक दूसरे से काफी अलग होती है। COPD को हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, और पहले ये अनकॉमन हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी जल्दी अपने लोगों को अपना शिकार बना रही है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर COPD होता क्या है, उसके लक्षण किस तरीके के होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो सकती है, और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे और उसको किस तरीके से आपको लेना है वो भी जानेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर COPD होता क्या है। तो COPD को हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं और एक तरीके की गंभीर समस्या होती है, अस्थमा से भी ज्यादा गंभीर समस्या होती है। COPD में जो पेशेंट होता है उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता है। जो हमारे लंग्स होते हैं, मतलब जो ये COPD की जो प्रॉब्लम है ये हमारी पल्मोनरी या लंग्स से रिलेटेड एक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि लंग्स हमारे काफी ज्यादा स्पॉन्जी होते हैं और हमारे लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह हमारी श्वसन प्रक्रिया में लंग्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो हमारा जो हम जैसे ही सांस लेते हैं, क्रिया हमारी सांस लेने की जब होती है तो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन को भी अंदर लेते हैं, जो कि हमारे खून के द्वारा, हमारे ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में और ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और लंग्स से ही जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। इस तरीके से हमारी श्वसन क्रिया जो है चलती रहती है। लेकिन जब कभी आपको COPD की प्रॉब्लम होती है या डिजीज होती है तो फिर वहां पर आपको ये जो नॉर्मल श्वसन क्रिया चल रही है ये चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि नाम से ही हमें पता चलता है क्रोनिक यानी कि पुरानी, मतलब तुरंत आपको नहीं होती है प्रॉब्लम, एक्यूट नहीं होती है, धीरे धीरे करके ये समस्या बढ़ती है। तो क्रोनिक यानी कि पुरानी, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि कहीं ना कहीं आपको रुकावट हो रही है, सांस लेने में रुकावट होती है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, और डिजीज मतलब डिजीज यानी बीमारी। तो इस तरीके की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट को सांस लेने में काफी परेशानी होती है और ये बहुत गंभीर सिचुएशन होती है। तो इस तरीके से COPD को हम जानते हैं। लक्षणों की बात करें तो COPD में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो ठीक तरीके से बॉडी में नहीं हो पाती है। इसमें मरीज को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, सर्दी, जुकाम, सीने में दर्द होना, सीने में जकड़न का बना रहना। इस तरीके पेशेंट जो होता है उन्हें गहरी सांस लेनी होती है, और सांस लेने के लिए उन्हें उनकी छाती का प्रयोग करना पड़ता है, गर्दन का प्रयोग करना पड़ता है, वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही साथ उनको हार्ट की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों संबंधी कैंसर भी हो सकते हैं। इस तरीके के लक्षण होते हैं इसमें, और वजन कम होने जैसी समस्याएं भी इसमें देखने को मिलती है। ये लक्षण जो होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और समय के साथ साथ इनकी जो सिचुएशंस होती है या पेशेंट की जो स्थिति होती है वो समय के साथ बिगड़ती ही चली जाती है। कारणों की या किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो COPD का मुख्य जो कारण होता है वो होता है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। हमारे आसपास इस समय काफी ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जिसकी वजह से फेफड़ों संबंधित कई सारी समस्याएं जो है वो आजकल सामने आ रही हैं। गाड़ियों के जो प्रदूषण होता है, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, या फिर उससे जो धुआं निकलता है उसमें जो जहरीली गैसेस होती हैं उसके वजह से भी आपको ये समस्या होती है। फेफड़ों संबंधित कई सारी परेशानियां होती हैं। आज के टाइम में हर किसी के पास गाड़ियां हैं और हर कोई गाड़ियों से का ही उपयोग करता है। 5 मिनट की दूरी हो या 10 मिनट की दूरी हो, हर किसी कहीं पर भी जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन का कारण बनता है। एक ये कारण होता है, और बहुत सारे पुराने टाइम से ये चला रहा है। गाँवों में, कस्बों में उपलों से चूल्हा जलाया जाता है या लकड़ियों से चूल्हा जलाया जाता है, तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, और ये वाला इससे निकलने वाला धुआं भी जो है काफी ज्यादा हानिकारक होता है हमारे फेफड़ों
फेफड़ों के लिए। थर्ड जो मेजर कारण होता है वो होता है धूम्रपान करना। फिर वो किसी भी तरीके से धूम्रपान करते हो, चाहे फिर किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन करते हो, तो उसका धुआं भी काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो फिर सिगरेट स्मोकिंग की जो लत होती है ये भी एक परेशानी का कारण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, धूल, मिट्टी, डस्ट ये भी बहुत मेजर कारण होता है जिसकी वजह से आपके लंग जो है अफेक्टेड होते हैं। फिर हमारे आसपास तो इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा डस्ट होता है, तो ये सारे ही कारण मिलकर जो है आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकते हैं। चेन स्मोकर जो होते हैं उनमें ये समस्या बहुत जल्दी देखने को मिलती है, और ऐसे लोग जो हुक्का वगैरह पीते हैं या गांजा वगैरह का सेवन करते हैं उनमें भी ये समस्या जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने लक्षणों की बात की थी, जिसमें आपको सीने में जकड़न होती है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि शारीरिक गतिविधि, कोई भी किसी भी तरीके की शारीरिक गतिविधि अगर आप करते हैं या सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं तो काफी ज्यादा दम फूलता है, सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, छाती में गड़गड़ाहट की आवाज आती है, बहुत ज्यादा जकड़न सा महसूस होता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा पुरानी खांसी होती है, हर बार आप खांसते रहते हैं, साथ में बलगम वाली खांसी होती है। बलगम का कलर सफेद, हरा या थोड़ा सा येलोइश भी हो सकता है। होठों में और नाखूनों में आपको पीलापन देखने को महसूस हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक तरीके से सप्लाई नहीं होती है, तो वहां पर नीलापन जो है, दूर के जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं वहां पे आपको थोड़ा सा कलर चेंज नजर आ सकता है। शारीरिक शक्ति में आपको कमी आ सकती है। इसके साथ साथ आपका वजन कम तो होता ही होता है, साथ में टखनों और पैरों में सूजन की समस्या भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको कुछ अन्य लक्षण भी समय के साथ साथ, जैसे जैसे क्रोनिक होती जाती है सिचुएशन, वैसे वैसे आपको ये सिम्टम जो है देखने को मिल सकते हैं। किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि आपको सीओपीडी है? तो स्पायरोमेट्री एक ऐसी विधि होती है जिसके थ्रू आपको सांस लेना होता है, और इससे पता लगाया जाता है कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितने अच्छी तरीके से सांस ले पा रहे हैं, और कितने अच्छे से आपका जो लंग है वो ठीक तरीके से काम कर पा रहा है। तो स्पायरोमेट्री के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोई लंग से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो कि काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो किसी भी बिना साइड इफेक्ट के रोगी को जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसे क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, और वो लंग कैपेसिटी को भी बढ़ाती है, और जो वहां पर डैमेज हुआ है उसे भी धीरे धीरे करके ठीक करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है र्यूमेक्स। ये सीओपीडी की केसेस में काफी उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है, और इसमें शुरुआत में ड्राई कफिंग होती है, सूखी खांसी होती है, और धीरे धीरे करके उसमें बलगम वाली खांसी भी होने लगती है। ठंड के वजह से इसकी समस्या जो है बढ़ जाती है, या ठंडी हवा अंदर लेने की वजह से या ठंड की वजह से जो कफिंग है वो बढ़ जाती है, सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। तो ठंड में होने वाली समस्याओं में अगर आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम है और ठंडी हवाओं से जो है समस्या बढ़ जाती है, या ठंडी हवा सांस के द्वारा अंदर चले जाने की वजह से अगर खांसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप इसकी 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का सेवन जो है कर सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया एल्बा। अगर आपको बहुत ज्यादा सूखी खांसी होती है, बहुत ज्यादा जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस बनी रहती है, हमेशा आपको ड्राइनेस की वजह से, सूखेपन की वजह से ऐसा लगता है कि बार बार आपको पानी पीने की इच्छा होती है, तो ये जो मेडिसिन है काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। गर्म कमरे में जैसे ही आप अंदर जाते हैं, बाहर तो आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर से घर पर आते हैं तो गर्मी की वजह से जो है आपकी खांसी जो है वो बढ़ जाती है। गर्म जगह पे खांसी बढ़ जाने की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसमें ये ब्रायोनिया जो मेडिसिन है काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसमें सूखी खांसी होती है, और जरा सी भी कोई हरकत करते हैं या थोड़ी भी चहल पहल करते हैं तो खांसी जो है बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां रोगी को बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है, रोगी हमेशा पानी मांगता रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में काफी ज्यादा ड्राइनेस होती है, और गर्म कमरे में प्रवेश करते ही खांसी जो है बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो इसकी 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको जो है असर जो है देखने को मिल जाता है। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का जिसमें कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लंबा पेशेंट होता है, छाती बहुत ज्यादा संकीर्ण होती है, चेहरे पे हमेशा पीलापन बना रहता है, और बहुत ज्यादा कमजोर पेशेंट जो होते हैं उनमें फास्फोरस 30 जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसमें रोगी को ठंडी हवा चाहिए होती है, लेकिन जल्दी ही ठंड भी पकड़ लेता है। इसके अलावा रोगी जो है अकेले रहने में डरता है, अंधेरे कमरे से उसे डर लगता है, लेकिन कभी कभी उसे ऐसी इच्छा होती है कि वो अकेला रहे, लेकिन उसे साथ में डर भी लगता है।
ऐसे रोगी में रक्तस्राव की प्रवृत्ति होती है, बहुत जल्दी ही उनमें ब्लीडिंग की जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है और स्मेलिंग के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। खुद के प्रति, खुद के परिवार के प्रति या अपने भविष्य के प्रति काफी ज्यादा चिंता इस पेशेंट को बनी रहती है और बहुत ज्यादा इसके चेस्ट में बाई और की तरफ उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है और सूखी खांसी भी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, उन्हें फास्फोरस 30 की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दी जा सकती है और धीरे धीरे करके जो है, अगर ये रेगुलर आप मेडिसिन देते हैं तो रोगी को बहुत जल्दी आराम भी मिल जाता है। अगली जो आखिरी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार। इसमें रोगी को बहुत ज्यादा ठंड का एहसास होता है, ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है, नींद में रोगी को पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली हेड पे यानी कि सिर पे उन्हें काफी ज्यादा पसीना आता है। ठंडे पैर होते हैं, हमेशा उन्हें मोजे पहन के रखने की इच्छा होती है। जो इसका पेशेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फैटी पेशेंट होता है, काफी ज्यादा थुलथुला होता है, बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट जो होते हैं जिन्हें ठंड बहुत जल्दी लग जाती है और पसीना भी बहुत ज्यादा आता है। अगर थोड़ा भी वो चलते फिरते हैं तो काफी ज्यादा थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा दम भरने लगता है और रोगी को अंडे खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। डिजायर जो होती है वो एग होता है, हमेशा वो अंडे खाने की इच्छा जो है वो उन्हें महसूस होती है। तो इस तरीके के रोगी को जिन्हें ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेती है, साथ ही साथ उनमें पसीना बहुत ज्यादा आता है हेड रीजन में, तो ऐसे पेशेंट को 30 पावर की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार दिया जा सकता है। काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। सीओपीडी के केसेस में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दिए जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। ये जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई है किसी भी होम्योपैथी शॉप में आपको अवेलेबल होती है। तुरंत जांच करके और अपनी समस्या को पकड़ के उनका ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। और आज के टाइम पे जहाँ की जो कोविड-19 है या कोरोना के इन्फेक्शन है वो जो है हमारे लंग्स में ही आते हैं, तो लंग्स के प्रति हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर इस तरीके की जो लक्षण मैंने बताए हैं अगर वो आपको देखने को मिलते हैं तो प्लीज जांच कराइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह अच्छी वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।